गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग रीड कर रहे थे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में चार क्वेश्चन ही और बचते हैं, तो उनके लिए ना एक नया लॉजिक आप लोगों के लिए आएगा और वो ये आएगा कि अब जो क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, उसमें आप लोगों को रिवैल्यूएशन दे रखा होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स दे रखा होगा, कोई जो असेट्स है ना उनका कोई नया मूल्य आप लोगों को दे रखा होगा। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते वक्त रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स दे रखा है तो किस तरीके से आपका एडजस्टमेंट होगा उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन अगर आपको दे रखा है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे उससे हम लोग बेटा यहाँ रीड करेंगे। इसमें लिखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा। कंटेंट ये रहेगा कि यदि ख्याति का मूल्यांकन करते समय संपत्तियों के नए मूल्य दिए जाएं, पर मैं हिंदी में पूरा लिख दूं फिर मैं इंग्लिश में बता दूंगा कि अगर आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है और उस टाइम पर असेट्स के नए मूल्य दिए हुए हैं, न्यू वैल्यूज आपको नए प्राइस दे रखे हैं, जैसे बिल्डिंग ऊपर था 1 लाख का, नीचे कहते हैं कि बिल्डिंग आपको 150 का लेना है, तो फिर क्या होगा। तो जब आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना बेटा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में आप लिखते हैं ना टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते समय संपत्तियों के नए मूल्य उपयोग में लिए जाएंगे। तो पॉइंट ये रहता है कि अगर आपको असेट्स का रिवैल्यूएशन दिया गया है तो बेटा आप लोग रिवैल्यूएशन होते समय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब करोगे ना, तो उस समय जो असेट्स लिखोगे वो बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में 1 लाख दे रखी है उससे 1 लाख नहीं लिखोगे, उसका जो नया प्राइस 1,50,000 की बने तो 150 हम लोग काम में लेंगे। इंग्लिश मीडियम भी लिख दो। If revalued value of assets are given, revaluation, या you लिख लें, if new values of assets are given, if new values of assets are given, then for the calculation of average capital employed, then for the calculation of average capital employed, new value of assets are used. If new value of assets are given, then for calculation of average capital employed, new value of assets are used. तथा पुनर्मूल्यांकन का निम्न प्रभाव होगा। एंड फॉलोइंग इफेक्ट्स आर मेड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके अलावा भी कुछ प्रभाव अपने को और डालने हैं, वो समझ लो। पहली चीज तो ये कि बेटा अगर रिवैल्यूएशन दे रखा है तो जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन करते वक्त एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को न्यू वैल्यू से कम की कैलकुलेशन करते वक्त असेट्स न्यू वैल्यू की काम में लेंगे। इसके अलावा भी रिवैल्यूएशन के कुछ इफेक्ट और आएंगे, वो इफेक्ट अपने को समझने, उसके लिए 2 केस होंगे। यदि फिक्स असेट्स का पुनर्मूल्यांकन हो, इफ फिक्स असेट्स आर रिवैल्यूड, 2 केस होंगे, या तो फिक्स असेट्स का रिवैल्यूड किया गया हो या बेटा ना करंट असेट्स का किया गया हो। अभी हम देख रहे हैं यदि फिक्स असेट्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया हो, फिक्स असेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब बेटा फिक्स असेट्स होती है। इनका अगर रिवैल्यूएशन किया जाए तो ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ और मूल्य था, नया मूल्य कुछ और दे रखा है, तो जब अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो नया वैल्यू ही काम में लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी 2 केस होंगे अगर फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है। यदि फिक्स असेट्स का मूल्य बढ़ जाए
तो उन पर एडिशनल डेप्रिशिएशन की गणना करेंगे। एडिशनल डेप्रिशिएशन का मतलब समझना क्या होगा। एडिशनल डेप्रिशिएशन एक बार नोट लिख लो ना, फिर मैं समझा देता हूँ। एडिशनल डेप्रिशिएशन की गणना करेंगे जिसे एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे। जब अपन एफएमपी निकालते हैं ना, फ्यूचर का प्रॉफिट निकालते हैं, अभी तक मेरी बिल्डिंग 1 लाख की थी, लेकिन अब 1.5 लाख हो जाती है। तो अभी तक तो मैं डेप्रिशिएशन 1 लाख का ही लगा रहा था, लेकिन अब बेटा मुझे डेप्रिशिएशन 1.5 लाख पर लगाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा कितने पर लगाना पड़ेगा? 50,000 पर। 1 लाख तक तो लगाते ही आ रहा हूँ ना, 50,000 पर और डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। तो वो 50,000 पर मैं अतिरिक्त डेप्रिशिएशन निकालूंगा, जिससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे। इफ value of fixed assets are increased, then additional depreciation is calculated and such additional depreciation is deducted from average profit. Again बोल रहा हूँ, if fixed assets are revalued, then additional depreciation is calculated and such additional depreciation is deducted from average profit. But there may be बेटा कि ऐसा भी हो सकता है, यदि फिक्स असेट्स का मूल्य कम हो जाए, तो सेविंग इन डेप्रिशिएशन ज्ञात करेंगे। जिसे एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ये क्या है? अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, जैसे पहले फिक्स एसेट्स थी 1 लाख की, अब 80,000 की रह गई, तो 20,000 से वैल्यू जो कम हो रही है ना, उस पर मेरा डेप्रिशिएशन कम लगेगा। उस पर हम लोग ना डेप्रिशिएशन निकालेंगे, उसे एडिशनल नहीं सेविंग इन डेप्रिशिएशन कहेंगे। उससे हम एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो इंग्लिश मीडियम लिख लो, इफ फिक्स एसेट्स are decreased, then saving in depreciation is calculated and such saving in depreciation is added in average profit. If fixed assets are decreased, value of fixed assets are decreased, then saving in depreciation is calculated and such saving in depreciation is added in average profit. करना क्या है देखो, अगर रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन की स्थिति में बेटा हमारे लिए एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त जो भी असेट्स दे रखी है वो नए मूल्यों पर काम में लेंगे, नए मूल्यों पर काम में लेंगे। इसके अलावा दो इफेक्ट जाते हैं, या तो फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है या करंट असेट्स का हुआ है। अगर फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है तो ऐसी स्थिति में बेटा या तो फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी। अगर फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हम लोग उन पर एडिशनल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। और अगर बेटा हमारे लिए फिक्स असेट्स का मूल्य कम हो जाए तो सेविंग इन डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, जिससे एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। पॉइंट ये आएगा कि डेप्रिशिएशन किस रेट से लगाएं, तो एक नोट डाल लेना। यदि प्रश्न में डेप्रिशिएशन की रेट नहीं दी गई हो, अगर आपको डेप्रिशिएशन नहीं दे रखा हो ना, तो मैं जो एक टेबल बना रहा हूँ वो रेटें काम में लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक टेबल बनाना, फिक्स असेट्स, डेप्रिशिएशन रेट। जैसे मान लो अगर फिक्स असेट्स में लैंड का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, मूल्य बढ़ गया कम हो गया तो अपन डेप्रिशिएशन देखते हैं। मूल्य बढ़ गया है तो एडिशनल डेप्रिशिएशन, जिससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं। मूल्य कम हो गया तो सेविंग इन डेप्रिशिएशन, जिससे एवरेज प्रॉफिट में ऐड करते हैं। लेकिन बेटा लैंड पर कभी डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, आपको पता होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो लैंड पर डेप्रिशिएशन की रेट 0 होती है, इसलिए उस पर डेप्रिशिएशन नहीं देखते हैं। वहीं अगर बिल्डिंग का पुनर्मूल्यांकन हुआ हो ना बेटा, तो बिल्डिंग पर हमारे लिए 5% का बेटा डेप्रिशिएशन यहाँ पर काउंट होता है, 5% का। वहीं बेटा प्लांट एंड मशीनरी है हमारे लिए
15% का, मोटर कार है तो 20% का, और अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर पर दो रेटें रहती है अलग अलग केस में, किसी क्वेश्चन पर 5% या फिर 10%। वो क्वेश्चन इसलिए दे देगा आपको जनरली, बट अपने बुक में 5 या 10% लिखा हुआ है। तो ये डेप्रिसिएशन की रेट है, अपने को ध्यान रखनी है। अगर हाँ क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है तो दिमाग मत लगाना, नहीं दे रखी है तो बेटा इन डेप्रिसिएशन रेट को हम लोग काम में लेंगे। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन तो ये टेबल बना लोगे। लैंड पर डेप्रिसिएशन नील रहेगा, बिल्डिंग पर 5%, प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, मोटर कार पर 20% और फर्नीचर पर 5% या 10% हमारे लिए डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी। लेकिन बेटा ये तो था अगर फिक्स असेट्स का पुनर्मूल्यांकन हुआ, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी यदि करंट असेट्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया हो। भाई वो इफेक्ट तो कॉमन ही रहेगा कि आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त असेट्स को नए मूल्यों पर काम में लोगे। अब अगर करंट असेट्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया है ना, तो देखो करंट इफ करंट असेट्स आर रिवैल्यूड लिख लेना, इफ करंट असेट्स आर रिवैल्यूड, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक का तो कुछ होगा नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया या अक्रूड इनकम लिख दूं, या बिल्स रिसीवेबल हो गया, इनका अगर पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो इन पर तो कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है बेटा। इसको समझना क्या होगा, यदि करंट असेट्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया हो तो उसे अकाउंटिंग एरर का सुधार माना जाता है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर माना जाता है। और आपको याद आए ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर को बेटा या हम लोग वो टेबल में लेते हैं रिलेटेड ईयर में। याद आया वो टेबल में ना चार इफेक्ट आते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर का रेक्टिफिकेशन। तो ये वो अकाउंटिंग एरर कहलाएगी कब, जब करंट एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। अतः यदि करंट एसेट्स का मूल्य बढ़ जाए तो उसे करंट ईयर प्रॉफिट, वो टेबल बनेगी ना चार अलग अलग सालों की, पांच अलग अलग सालों की, उसमें जो करंट ईयर है ना, अकाउंटिंग एरर का इफेक्ट रिलेटेड ईयर में आता है, जिस साल में गलती हुई उसमें सुधार करते हैं, तो उसे करंट ईयर में ऐड करेंगे। तथा यदि करंट एसेट्स का मूल्य कम हो जाए तो उसे करंट ईयर प्रॉफिट में से लेस करेंगे। चलो वापस समझ लो, ये पूरा ही रिवोल्यूशन इंग्लिश मीडियम में भी लिख लो। चलो, if current assets are revalued, then it is treated as rectification of accounting error. If current assets are revalued, then it is treated as rectification of accounting error. If value of current assets are increased, then it is added in current year profit. And if value of current assets are decreased, then it is deducted from current year profit. वापस से बोल रहा हूँ, if current assets are revalued, then it is treated as rectification of accounting error. If value of current assets are increased, then it is added in current year profit. current year profit लिख देना। And if value of current assets are decreased,
देन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट। ये आपका पूरा ही रिवोल्यूशन, अब कोई नोट नहीं है, ये आखिरी नोट है आपका गुडविल का। तो अगर गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त बेटा आपकी असेट्स का नया वैल्यू निकाला गया है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त नए वैल्यू को काम में लेंगे। अगर फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, तो अगर इनका वैल्यू बढ़ जाए तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिससे हम लोग बेटा ना एवरेज प्रॉफिट में लेस करेंगे। और अगर फिक्स असेट्स का मूल्य कम हो जाए तो सेविंग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिससे एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी हो तो लैंड पर नील लेना, बिल्डिंग पर 5%, प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, मोटर कार पर 20%, फर्नीचर पर 5 या 10% में से कोई एक लगती है। यदि करेंट असेट्स का रिवैल्यूएशन हो, जैसे डेटर, स्टॉक, अक्रूड इनकम या बिल्स रिसीवेबल, अगर करेंट असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए ना बेटा तो चेंज होते ही ना अकाउंटिंग एरर का सुधार माना जाता है। अगर करेंट असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए बेटा तो करेंट ईयर प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और अगर करेंट असेट्स का मूल्य कम हो जाए तो करेंट ईयर प्रॉफिट में से लेस करेंगे। तो बेटा 4 ही क्वेश्चन अपने पास और बच रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग अभी ले रहे हैं। ऑन 31 मार्च 17वां क्वेश्चन, बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी शेयर है, पी एंड एल है, क्रेडिटर है, बैंक और ड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लान एंड मशीनरी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। ये एक्सपेंसेस है ना असेट साइड में, ये कहलाता है फिक्टिशियस असेट्स। स्टॉक इन ट्रेड डेटर, नीचे कह रखा है कि हाँ सम कर के पश्चात डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद प्रॉफिट है 270, 292, 280, 2 लाख और 290। आगे क्या रखा है, 31 मार्च 17 को लैंड एंड बिल्डिंग का नया मूल्य 6 लाख और प्लांट एंड मशीनरी का 360 हो गया। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस शीट में है ना वो काम में नहीं लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो ये वाला काम में लेंगे। अंतिम विनियोजित पूंजी पर साफ कह रखा है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर 16% एनआरआर माननी है। अधिलाभों के 5 वर्षों की वार्षिकी के आधार पर सुपर प्रॉफिट के एन्युटी मेथड पर बेटा कैलकुलेशन करनी है। और फिर एक पॉइंट कह दिया इसने कि अतिरिक्त डेप्रिसिएशन को इग्नोर करें। वैसे तो क्या हो रहा था, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख हो गया, पहले 440 ही होता ना, तो बढ़ गया बेटा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए था। प्लांट एंड मशीनरी भी 190 से 360 हो गया, बढ़ गया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन को ध्यान में मत रखो, तो फिर अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा है इसलिए, वरना तो ध्यान में रखना पड़ता ना बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 स्टेप काम में लेते हैं। सबसे पहले तो एफएमपी निकालो, एफएमपी में हम पिछले ईयर्स के प्रॉफिट काम में लेते हैं, ये जो पिछले ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं वो काम में लेते हैं। 4 इफेक्ट आते हैं, पर बेटा ना तो कोई अबनॉर्मल लॉस है, ना ही कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना ही कोई स्टॉक इफेक्ट है, और ना ही बेटा हमारे पास यहाँ पर आपका कोई अकाउंटिंग एरर है ही नहीं, तो वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रॉफिट भी कोई बढ़ते घटते क्रम में नहीं है बेटा, तो आपको फिर वेटेड एवरेज भी लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो को क्या क्या दे रखे थे, 270, 292, 280, प्लस 2 लाख ही है ना, 2 लाख एंड 290। डिवाइड बाई 5 कर दो, 2,70,000, 2,92,000, 280, 2 लाख, 290, 13,32,000 डिवाइड बाई 5। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। 6 इफेक्ट आते हैं, 2 खर्चों का, 2 इनकम का, पर कोई खर्च से इनकम है नहीं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ऑनर रेम्यूनेशन भी नहीं है। इसके अलावा वो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ सकता था, पर क्वेश्चन इग्नोर करने को कह दिया, तो यही बेटा हमारे लिए एफएमपी बन जाएगा। और कोई टैक्स, ये आफ्टर टैक्स ही था, नहीं कोई टैक्स की रेट है नहीं, यही आपका एफएमपी। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट,
वैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लो इनटू एनआरआर। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स और ये टोटल एसेट्स निकालते वक्त एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ते हैं। एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेटा, पर इनके नए मूल्य काम में लोगे 6 लाख और 360। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है उसको नहीं लेंगे, स्टॉक इन ट्रेड और डेटर। $19,60,000 लेस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, excluding share capital, reserve and surplus, proposed dividend और proposed corporate dividend tax। याद आया? इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ दो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दो। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स तो लेंगे बेटा। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। 154, 40 और 90, लेस कर लो। $10,60,000, 154, 16,76,000। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से हाफ ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करते हैं, सॉरी हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट लेस करते हैं, मगर उससे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। पर क्वेश्चन नहीं कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही कैलकुलेशन करो, बस 16% एनआरआर है बेटा, 2,68,160। यहां गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। फॉर्मूला होगा एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,66,400 आया था बेटा एफएमपी, 2,66,400, और ये आया 2,68,160। तो ये डिफरेंस देखोगे ना बेटा, तो ये माइनस का 1,760 आ रहा है, तो ये सुपर प्रॉफिट नहीं लॉस है। तो लॉस है तो गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होगी, नीचे नोट लिख देंगे, क्वेश्चन में लॉस है सुपर प्रॉफिट नहीं है, इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पूरा। और वो अपन ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पर क्वेश्चन नहीं कहा था। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये आप कंप्लीट करना, ये स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स जो लिखवाया वो पूरा लिखना, और 3 क्वेश्चन ही और बच रहे हैं, वो कल परसों में लेकर बेटा हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे।